बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयाज ऑफ सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अनूर जावेद हाशमी। आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है और स्पोर्ट्स कैसे हमारी ज़हनी सेहत पे असरअंदाज होता है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं मिस्टर मोहम्मद इजाज़ जो कि पॉइनियर हैं ब्लाइंड आर्चरी के, जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 2016 में। इसके अलावा ये गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिल्वर मेडलिस्ट हैं। आइए इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं, इनका छोटा सा हम तारुफ लेते हैं, जो कि अगर इनके तारुफ की हम बात करें तो आज हमारा पूरा प्रोग्राम इनके तारुफ में गुजर सकता है। तो चूँकि हम इसीलिए हमने बात की कि मुख्तसर तारुफ इनका लेते हैं, तो मोहम्मद इजाज़ थोड़ा अपने बारे में सेशन स्टार्ट करने से पहले बताइएगा। जैसा कि आपने मेरा बता दिया कि मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है और एथलेटिक्स का मैं कोच हूँ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में। असल तारुफ तो ये है, स्पोर्ट्स के बारे से अगर बात करें तो असल तारुफ पाकिस्तान का जो एथलेटिक्स की दुनिया है वो मेरे वालिद साहब का है। उनका नाम अब्दुल खालिक है। बाइड ऑफ एशिया उनको टाइटल मिला जवाहरलाल नेहरू ने उनको 1956 में इंडिया का जो बेस्ट सारी एथलीट था उसको जीतने में और एशिया का नया रिकॉर्ड कायम करने पर जवाहरलाल नेहरू ने ट्रैक पर आकर उनको ये खिताब दिया था कि परिंदा एशिया। तो इससे पहले भी किसी को ऐसा टाइटल नहीं मिला, इसके बाद भी नहीं मिला। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो 36 गोल्ड मेडल उन्होंने लिए। इंटरनेशनल 100-200 मीटर को दौड़ते थे, 15 जो है वो उन्होंने लिए थे सिल्वर मेडल और 12 उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिए थे। और कई हज़ार नेशनल गोल्ड मेडल पाकिस्तान के दुनिया के तेज़ तरीन 7 लोगों में उनका शुमार होता था। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा सितारा इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आपके पास है 1956 में उसकी शमा रोशन उन्होंने की थी। इसका आगाज़ जब इसका हुआ जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इसकी इनोग्रेशन की थी, तो इनकी जो शमा जलानी सिरा था वो उनके सर में था। पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं था। एक दिलचस्प बात बताता चले तो मनीला में इन्होंने 100 मीटर का नया रिकॉर्ड कायम किया, तो इस पर अनाउंस किया गया वेल डन मिस्टर पाकिस्तान। तो क्योंकि वो पाकिस्तान समझा गया, उस वक्त पाकिस्तान का नाम इतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने बड़ी खुशी महसूस की। इन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसमें बताया कि मेरा नाम अब्दुल खालिक है, मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो जब आप समझते हैं, आप भी जानते हैं कि जब कोई भी टीम गोल्ड मेडल लेती है या सिल्वर लेती है तो उनका कौमी तराना बजता है। तब हमारे पास कौमी तराना नहीं था। फिर इनके दोस्तों ने मिलकर आपस में एक लुडी का प्रोग्राम बनाया और लुडी डाल के इन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और अपना गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि ये बहुत बड़ी हमारी स्पोर्ट्स के वाली से तारीख है। मेरा तो कोई खास तारफ नहीं, मैंने कोई 15-16 बुक्स में को राइटर हूँ। जो स्पोर्ट्स की बुक्स होती हैं MSc BSc लेवल में, कोचिंग पे भी एक मैं बुक लिख रहा हूँ। और नॉकआउट सिस्टम एक होता है हमारा, उसमें मैंने कुछ नए फार्मूले ईजाद किए हैं कि आप 200-400 टीम खेल रही है तो आप मैथ की रूप से 2-4 फिगर जमा करेंगे तो आप बता देंगे कि ये नॉकआउट सिस्टम ठीक कानून के अंदर हो रहा है या कानून से बाहर हो रहा है। तो इस तरह बात थोड़ा बहुत मैंने किया है। और आर्चरी में थोड़ा सा काम किया, ब्लाइंड आर्चरी पे अल्लाह पाक ने मुझसे करा दिया कि सबसे पहले मैंने जब इस पे शुरू सोचा कि कोई अलग काम किया जाए तो मैंने स्पेशल लोगों के लिए सोचा कि मैं ब्लाइंड लोगों पे काम करूँ। और उसके अंदर मैंने फिर ये सोचा कि मैं इस पे आर्चरी लाऊं, तीरंदाजी, जो कि हज़रत रसूल की पसंदीदा गेम थी। तो मैंने सोचा कि इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले खुशकिस्मती मेरी है, और आपको बताती भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, आप भी एक फीमेल है। तो मैंने फीमेल से स्टार्ट किया पाकिस्तान में। ज़रा मुश्किल काम करने का मुझे शौक़ था। ये तो मतलब कुछ ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग था। कुछ शौक भी ऐसा है मेरा कि चैलेंज वर्क करने का कोशिश में करता हूँ। वो मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा कामयाब किया। उसमें डॉक्टर आलिया सोहेल जो 6 रोड रावलपिंडी कॉलेज में उसकी प्रिंसिपल और वहाँ की डायरेक्टर स्पोर्ट्स मैडम सफूरा जबीर साहबा, इन लोगों के ताउन से मैंने वहाँ उसी कॉलेज में सबसे पहले जो पाकिस्तान की आर्चर है वो साजिदा नाम की लड़की है, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि बेटा मैं एक काम करने वाला हूँ, तो मुझे आपकी ज़रूरत है। उसने पूछा सर आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा इस तरह मैंने तीर से निशाना लगवाना है। वो कहते हैं सर आप भी कमाल करते हैं, मुझे पहले नज़र को नहीं आता, आप मुझसे निशाना लगवाएंगे। मैंने कहा यही तो कमाल होगा कि आपको नज़र भी ना आए और आप निशाना भी लगाएं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से बेटी बड़ी दलेर निकली
उनका ताल्लुक गुजर खान के एरिए से है। तो कहती सर ठीक है, आप मुझे समझाएं क्या करना है। ओके। तो मैंने उसे समझाया तो कोई 20-25 दिन लगे मुझे। तो वो निशाना लगाने लगे बगैर देखे। मैंने अपने एक औजार से बना लिया, सामान बनाया। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की कि आप एक दिन आए और अपने सीनियर टीचर्स को लाएं और इस बच्ची को देख लें कि ये जो है निशाने लगाने लगे। तो वो लेके आ गए अपने बच्चों टीचर्स को साथ और प्रोफेसर 15-16 लोग आ गए। वो भी बड़ा वो वाक़या मैं जब आरसी पे बात हो तो इस पे बात ना हो इस वाक़े पे तो मैं समझूँ मेरी बात मुकम्मल नहीं है। मैडम सफूरा भी मौजूद थी, डॉक्टर आलिया सोहेल साहब मौजूद थी और हमारी सीनियर टीचर्स कोलीग्स जो वहाँ पर मैडम की वो मौजूद थी। तो कॉलेज में छोटा सा हॉल है हमारा, उस हॉल के अंदर मैंने उन्हें सब बैठ के चेयर्स पे और निशाना लगाने के लिए बच्ची को मैंने खड़ा किया। उसने पहला तीर जो लगाया वो ऐसा हदफ पे लगा कि उसको सेंटर पे लगा, निशाने के सेंटर पे। उसको कहते हैं 10x या बुल आई बोलते हैं इसकी आर्चरी की ज़बान। सारी आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है लेकिन मैंने बोलना ज़रूर है। बोलना ज़रूर है। तो उस निशाने के बाद हमारी यही आदत थी जो आप हो रही है कि तमाम लोग रो रहे थे, मैं एज ए कोच मैं भी रो रहा था। और प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि सर एजाज अब क्या करना है। मैंने कहा मैडम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आज ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी आई है कि हमने दुनिया में अलग सा काम किया और अल्लाह ने हमें कामयाब किया कि हमारी जिस बच्ची को नज़र नहीं आता उसने ये निशाना लगाया है। सो इससे अल्लाह ताला की कुदरत साबित होती है कि इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बनाया है, बहुत विजन का मालिक बनाया है। इंसान जब भी कुछ करना चाहे वो कर सकता है। उस बेटी ने ये करके दिखाया सादिया ने कि आपने मुझे समझाने की कोशिश की और मैंने समझ के बता दिया। मैंने उसे हो सकता है रुपए में से 50 पैसे समझाया हो लेकिन मेरा मानना ये है कि 1 रुपए का रिजल्ट उसने बना दिया। उनकी एफर्ट और अल्लाह ताला की खुसूसी मेहरबानी के इंसान को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, इंसान को ज़हनी तौर पे नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं इससे ये साबित भी आपका क्योंकि ऐसा सेंटर है आप ऐसा काम करते हैं तो ये भी करना चाहता हूँ कि इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये मैंने अमली मुज़ाहरा आपको बताया कि किया उसने और मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, भेज भी सकता हूँ। और उसके बाद हम पाकिस्तान की मतलब पायनियर डिक्लेयर हो गया, फिर हमने इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबले लड़े। अभी इंटरनेशनल लेवल पे हमने 3 गोल्ड मेडल 2 सिल्वर निकाले। कोविड के दिनों में हमने अमेरिका में एक कंपटीशन लड़ा है ऑनलाइन और उस पे हमने 2nd पोजीशन हासिल की। दुनिया में फर्स्ट बंदे को हराकर 2nd पोजीशन ली हमारे एक आर्चर और हमारी एक फीमेल आर्चर ने भी सिल्वर पोजीशन ली है, 2nd पोजीशन ली है। एक और हमारे साथ आर्चर अभी आई हुई भी आपके पास, उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया, वो इटली में कंपटीशन हुआ। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीव है। बिल्कुल इसमें ब्लाइंड आर्चरी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि सारी गेम्स आप छोड़कर आप ब्लाइंड आर्चरी की तरफ आए, यहाँ का इनिशिएटिव लिया, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो जिसने आपको इतना पुश किया, इतना मोटिवेट किया कि आप ब्लाइंड आर्चरी की तरफ गए? जिंदगी में हर बंदे को अमूमन एक को मकबूला सा मशहूर है कि कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो माँ, बीवी, बेटी, बहन कोई भी हो सकती है। तो मेरे इसके पीछे भी एक औरत का हाथ है। एक औरतों का उस तरह मैं अलग तो करना चाहता था। मैं बेसिकली एथलेटिक्स कोच तो भर्ती हुआ हूँ लेकिन मैं 12 गेम्स की कोचिंग कर सकता हूँ। पाकिस्तान में मैं मल्टी कोच हूँ, मैं तमाम गेम्स को नेशनल लेवल तक मेरी टीम खेलती है। जिस गेम की भी मैं कोचिंग करूँ वो मेरी टीम नेशनल लेवल तक खेल जाती है, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, इस तरह। तो एक दिन मैं ग्राउंड में वॉलीबॉल या नेटबॉल करा रहा था, मुझे ये याद नहीं। तो डॉक्टर आलिया सोहेल साहब जो वहाँ की प्रिंसिपल थी वो ग्राउंड के पास से गुजर के कहीं आके काम जा रही थी, तो मैंने सलाम दुआ दी। तो एक लम्हा रुकी है वहाँ, वो लम्हा जो है वो काम कर गया, रोक के मुझे कहती है जा साहब अल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा जहन दिया है तो आप हैंडीकैप बच्चों को कुछ नहीं करते। उन्होंने इतना कहा, मैंने कहा ठीक है मैडम बस इतना सा टाइम लगा। वो आगे चली गई, मैं ग्राउंड में वापस चला गया। 6 महीने ये फिक्रा मुझे माइंड में रिवॉल्व करता रहा।
6 महीने बाद मैंने फैसला कर लिया कि इन हैंडीकैप को मैडम ने बोला है तो इनमें से मैं स्पेशल बच्चों में से वो बच्चा लेता हूँ जो उनको नज़र नहीं आता और उल्टा काम कराता हूँ कि देख के निशाना नहीं लगता, बगैर देखे निशाना लगाए। और उस वक्त ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इसका कोई कंसेप्ट है या नहीं है, दुनिया में ये हो रही है या नहीं हो रही, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे कख पता नहीं। फिर इसको एक और बंदा मैंने मॉडल रोल बनाया, उसका नाम अली रजा था, मेरे गांव का था। मेरा गांव है जलालाबाद, जिला मेरा चकवाल है। उस बंदे को नजर नहीं आता था, अब वो फौत हो चुके हैं अली रजा साहब। तो वो मजदूरी करते थे मुख्तलिफ घरों में। तो मेरे पास एक दिन आए जो जिसने मुझे हैरत में भी डाला और उस वाक़े ने मुझे बड़ा मुतासर किया हुआ था। तो मैं फिर इसको इधर रिलेट कर दिया। मुझे वो कहते हैं कि बाप मैं आपके घर में काम, मैं 2-4 कमरे बना रहा था, तो कहते हैं यहाँ काम करना है। मैंने कहा आपको लाला नजर नहीं आता तो आप क्या करेंगे? कहता है इस तरह का कर, तूने कोई मजदूरी तो लगाना है ना, घर का लगाना है। मैंने कहा तू बैठ, तेरी मजदूरी भी दूंगा, खाना भी खा, ठीक है। उसने कहा नहीं ऐसे में मैं मांगने नहीं आया। आप मुझे बताओ गारा कहाँ है और मुझे तकारी दिखाओ। मैंने तकारी भी दिखाई, गारा भी दिखाया। कहता मुझे एक दफ़ा पकड़ के ले चलो जहाँ मिस्त्री बैठा वो काम कर रहा है, और मिस्त्री को बोले, वो मिस्त्री बोला, मैं उसको ले गया एक दफ़ा। सारा दिन वो वहाँ से गारा लेके मिस्त्री को जहाँ वो बोलता वहाँ पहुँचाता रहा, नजर उसको नहीं आता। मैंने इस बंदे को भी री किया दिमाग में, तो मेरे दिमाग मानता था कि इनकी हिस्स बहुत तेज हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्यों ना इस पे वार करूँ, अंदाजे से क्यों ना निशाने लगाऊँ। तो मैंने उस अंदाजे से पहले मैंने आवाज़ बनाने की कोशिश की, फिर मैंने कहा नहीं, आवाज़ से भी तो काम दुनियाकारी नहीं होगी, आवाज़ कोई चीज़ नहीं, आवाज़ के बगैर मैं कुछ करूँ। तो उसके लिए मैंने एक स्टैंड मॉडल किया और उस स्टैंड के थ्रू मैं चल पड़ा। वो आस्ता आस्ता फिर मैंने उसको पाँव को बंदोबस्त करने के लिए एक फुट लोकेटर उसको कहते हैं, बाद में मुझे पता चला कि दुनिया में ये चल रही है और उसको फुट लोकेटर कहते हैं। मैंने पहले बना दिया, एक मजदूर लगा हुआ था सरिये टेढ़े कर रहा है, तो मैंने उसको कहा एक यू बना दे मुझे सरिये का, फुट यू और फुट यू। वो कहते सर आप मुझे बताएं तो करना क्या। मैंने कहा नहीं यार निकी कर, तू बस मुझे टेढ़ा कर बना के दे दे। वो दिया, वो मैंने जमीन पे रख आर्चर को उसके अंदर खड़ा कर दिया, पाँव दोनों तरफ से उसको टच कर दिया। मैंने कहा आपकी अलाइनमेंट भी गलत होगी, वरना खड़े खड़े हम थोड़ा सा यूं और यूं हो सकते हैं, पाँव फेंक सकते हैं। तो वो मैंने उसको उसके साथ टिका दिया कि अब आपकी जिधर मैं बताऊँगा निशाना वहाँ ही रहेगा। वो इस तरह और ये चैलेंज है, वो मैडम के कहने पर मैंने शुरू किया। आपका क्वेश्चन ये था कि कैसे शुरू हुआ। वो अल्लाह ने किया कि फीमेल ने कहा था और फीमेल से इस तरह और ये एक तारीख बन गई। बिल्कुल सर, अभी तक मुझे बताइएगा कि कितनी ब्लाइंड आर्चर्स जो फीमेल हैं वो मेरे पास 15 फीमेल आर्चर ने सीखा है और 20-25 जो है वो मेल आर्चर है इस वक्त मौजूद है। ये लोग वक्तन फ़क्तन, क्योंकि इनकी एक प्रॉब्लम आ रही है, फीमेल आर्चर की स्पेशल प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्योंकि उनको नज़र नहीं आता और यंग बेटी हैं, उनको लाने के लिए घर से बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कोई एक इदारा नहीं हूँ, मैंने इंडिविजुअल तौर पर वर्क करना होता है और ज़रूरी नहीं कि लोग मेरे साथ भेज भी दें। ये भी अड्डल आती है और ये भी अड्डल आती है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, डोर टू डोर मुझे लाना पड़ता है और लोग भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि डेली अपनी बेटी को लाएं खिलाएं और अपने पास पैसे खर्च करके और फिर वापस चले जाएं। इसलिए थोड़ी सी बच्चियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं, कम कुछ खेला कुछ चला गया, किसी की शादी हो गई वो, लेकिन मेल जो है वो थोड़े मुश्किल आसानी से करते कराते वो पहुँच ही जाते हैं। तो मेल ज़्यादा इस वक्त भी टच में ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब हमने पैरा आर्चरी के इकट्ठी हमने शुरू कर ली। उस पैरा के अंदर डिसेबल लोग भी होते हैं जिसका टांग नहीं है या बाजू नहीं है और ब्लाइंड है, ये दोनों कैटेगरीज का आजकल कैंप लगाने वाले हैं इंशाल्लाह रावलपिंडी में लियाकत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जो ही आप कोविड के दिन खत्म होते हैं तो हमने इसका कैंप शुरू कर दिया है। दैट्स रियली ग्रेट। ओके मोहम्मद इजाज, मुझे ये बताइएगा सर कि ज़हनी जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की ना, तो स्पोर्ट्स में अक्सर देखा जाता है कि आप फिजिकली आपकी फिटनेस बड़ी होती है, आपकी बोन्स को अगर देख लें, आपका ब्लड सर्कुलेशन देख लें, ये सारी चीज़ें तो मतलब तकरीबन हर बंदे को पता होगा कि ये इम्प्रूव होती है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या इसका ताल्लुक ज़हनी सेहत से भी है? क्या स्पोर्ट्स ज़हनी सेहत को भी बीच में इम्प्रूव करता है या कोई किरदार है इसका स्पोर्ट्स का? असल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो ये करते ही ज़हन को पॉलिश है, वो करते ही ज़हन को तैयार। ये मसल हड्डियों का तो बहाना है, हड्डियों ने और मसल ने तो थोड़ा सा दौड़े चले ग्रोथ होनी होगी,
जब हम स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं, स्पोर्ट्स में टेक्टस होता है, बहुत सी स्किल का मजमूआ बनाते हैं आप, तो फिर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं। जस्ट लाइक आर्चरी हमने की है, तो आर्चरी आप दिमाग का काम ना होता, उनको तो नजर कोई नहीं आता, उनके मसल क्या काम करते हैं, इसका मतलब उनका दिमाग काम कर रहा था। और जब हम दौड़ते हैं, हमारा सर्कुलेशन तेज होता है, तो हमारा पंप जो होता है, दिल पंप का काम करता है, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब ज्यादा होती है तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजनेटेड होती है, जब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारे फैसले की कुव्वत स्ट्रांग होती है, फैसले की कुव्वत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा ये जितने डिप्रेशन होते हैं या फारग दिमाग जो होता है, बिल्कुल, जब वो खेल में लगता है तो वो दिमाग उसको पॉजिटिव रोल की तरफ लेके जाता है। जब कानून खेलते खेलते उसको रोकता है तो वो बर्दाश्त का मायना पैदा करता है। जब खेलते खेलते वो दूसरे की हेल्प करता है तो मुसावात और हमदर्दी पैदा करता है। बिल्कुल। जब वो टाइम पर शुरू होती है, खेल टाइम पर खत्म होती है, तो उसको नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। बिल्कुल। जब वो दायरे के अंदर रहता है तो ये बाहर के कवानीन भी सीखता है कि इशारे पे मैंने रुकना है, मैं मोटरसाइकिल सवार हूँ तो मैंने अपनी लाइन में जाना है, मैंने दूसरे के इलाके में नहीं घुसना। ग्राउंड हमें ये भी सिखाता है। अब ज़हनी सतह की आप बात करते हैं तो आप इस्लाम को देख लें, तो हमें पता है कि जब हम नमाज कुछ अर्सा ना पढ़े तो हमें हमारे दिल पर एक दाग पड़ता है, वो बड़ा होता चला जाता है। जब वो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हम ज्यादा दूर हो जाते हैं। सेम इसी तरह नर्वस सिस्टम से आर्डर निकलता है, वो आर्डर हमें चलाता है। वो हम खेल कूद मसल तो नहीं दौड़ते, दिमाग सोल हो जाए, टांगे तो काम ही वो नहीं करती, किसी सूरत भी पैरालाइज हो जाता है, बंदा हिल नहीं सकता। तो हमारी नर्वस सिस्टम इससे स्ट्रांग होता है, मेंटली तौर पर बंदा तकड़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं ना वो फैसला करने की अहलियत रखने लग जाता है, वो लीडर नमाज जिंदगी गुजारना शुरू हो जाता है। तो सो दिमाग के साथ तो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि एक इंसान ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार है या ज़हनी दबाव का शिकार है, तो क्या ये चीज़ इसकी परफॉर्मेंस में कोई असरात रखती है? 100%। अगर बंदा एक कंपटीटर के सामने जाता है, मैं और आप आमने सामने बैतबाजी में मुकाबला करते हैं, मैं इन होते ही मिलते ही मैं प्रेशर ले लेता हूँ, ये लेडी तो लगता है मुझे शेरों में बहुत अच्छी होगी, बैतबाजी में बहुत अच्छी होगी, डेफिनेटली मुझे मेरी कारकर्दगी मुतासर होगी। और अगर मैं ये लेता हूँ नो प्रॉब्लम, मैं लड़ूंगा, मैं बोलूंगा इसके आगे, मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करता हूँ, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं, सेल्फ थॉट कहते हैं, गुड थॉट कहते हैं, पॉजिटिव अंदाज में हम सोच के तो उसको हम कंपटीशन को लेते हैं। जब हम कंपटीशन लेते हैं तो हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। अगर हम तनाव लेते हैं, अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं अगर कैमरे का तनाव ले लेता हूँ, आपके सवालों का तनाव ले लेता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे अंदाज से नहीं बोल सकूंगा। मैं अगर इसी बात को ले लेता कि मुझे जुकाम है, खांसी है, कि मैं कैमरे के आगे बैठा हूँ, मैं कभी भी यहाँ ना बोल रहा होता, मैं कहता मैडम सारी आज छोड़ दें, कल परसों कर लेंगे, मैं फिर कभी टाइम दूंगा। तो मैंने इसको अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया, सवार होने का कभी भी ना हुआ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, मुझे थोड़ा माहौल का बताइएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में माहौल का बहुत असर होता है, तो इसका कितनी मेंटल कैपेसिटी चेंज होती है आपके माहौल से, और फिर इसके जरिए किस तरह से स्पोर्ट्स पे कैसे अंदाज करती है? देखिए, यहाँ दो किस्म के माहौल में बताऊंगा। एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें कि भी कहते हैं कि तहकीक करो, घूमो फिरो, चेक करो, मेरी कायनात को देखो, खूबसूरती को ऑब्जर्व करो, देखो, और अल्लाह की कुदरत को देखो, आप सब्जे को देखो, आप बहते हुए पानी को देखो। क्या मकसद है बहते हुए पानी को देखने का? क्या जरूरत है कि ये बड़े दरख्त खूबसूरत है देखने की? अल्लाह जब दावत दे रहा है तो इट्स मीन माहौल अच्छे की दावत दे रहे हैं। अच्छा माहौल इट्स मीन हमारी सेहत पर असर अंदाज होता है। एक तो ये हो गया। एक आज साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं कि हम एक एटीट्यूड, हम इसको कहते हैं कि एक पहाड़ों के ऊपर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक सतह समुद्र की उस पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक सतह समुद्र से हाइट पे चले गए, एक जगह ऑक्सीजन ज्यादा है, एक जगह कम है। अब ये माहौल को बड़ा असर अंदाज होता है। पहाड़ों के लोग आपने देखे होंगे, अमूमन वो यहाँ से रेड डश होते हैं, हम जैसा खाते हैं, हम जैसा बात करते हैं, जो हम सतह समुद्र के इक्वल रहते हैं, हमारी ये जगह इतनी रेडिश नहीं होती जितने पहाड़ के एरिया में रहने वाला बंदा रेडिश होता है। तो वो असल में खून की रेडिश होती है, उन जरासीम की जिनमें ऑक्सीजनेटेड खून ज्यादा होता है। और वो कब ज्यादा होता है? जब वहाँ हमें ऑक्सीजन कम मिलती है तो हमारे लंग्स जो है वो जोर लगाते हैं।
जब जोर लगा के ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं तो हमारा खून उभरता है, बाहर आता है। बिल्कुल। तो उन चीज़ों से हमें ये माहौल हम पर असरअंदाज करता है और परफॉर्मेंस पर भी असरअंदाज करता है कि अगर आप सतह समुद्र से ज़्यादा ऊपर चले गए हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ की परफॉर्मेंस कम हो जाती है उस माहौल में। जब आप नॉर्मल एरिया में आएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। तो माहौल को हम स्पोर्ट्स में इस तरह दो अंदाज से देखते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, जैसे आपने ये इस तरह से माहौल को डिस्टिंक्ट किया, तो मुझे ये बताइएगा कि डिफरेंट एरिया से आपके पास लोग आते होंगे, तो क्या एरिया वाइज जिस तरह से आपने पहाड़ी इलाके से कोई आते हैं, कोई मैदानी इलाके से आते हैं, तो इनका कोई रोल होता है या कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स गेम के अंदर देखी गई हैं? होती है इस सेंस में कि अब दौड़ की हम बात कर लें तो जो पहाड़ी एरिया का होगा वो लॉन्ग रन में ज्यादा होगा, वो ज्यादा टाइम स्टेमिना रखेगा, एंडोरेंस उसकी ज्यादा होगी। जो मैदानी होता है उसको कम चलना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली कम वाला होगा, लेकिन ट्रेनिंग करके दोनों वो बन सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। मास वाइज चंद लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं बारहवीं, वो ऐसे हैं कि फास्ट फाइबर या स्लो फाइबर, इनमें जब मेहनत की जाती है तो स्लो फाइबर को फास्ट की तरफ थोड़ा मेहनत की जाके ले जा सकते हैं और फास्ट को और थोड़ा बेटर कर सकते हैं। लेकिन ये जो एटीट्यूड वाला मामला है इसमें ज्यादातर देखा गया है जो ज्यादा स्लिम पहाड़ को बार बार उतरने चढ़ने से उनके मसल इस तरह डेवलप हो जाते हैं कि उनकी कैपेसिटी लॉन्ग में ज्यादा बेटर आना शुरू हो जाती है। ओके सर, आप ये बताइएगा कि जो इस स्पोर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे क्या सिलेबस के अंदर या कुछ ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से? बकायदा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पूरा एक पेपर होता है हमारा, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि वो कम है। आप देखें कि साइकोलॉजिकली साइको है क्या, आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे क्या है साइको? स्पोर्ट्स को छोड़ दें, साइको क्या आप किसको कहते हैं? साइको तो बेसिकली का आपका इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस होती है, इंटरनल प्रोसेस है। अब इसको मैं जोड़ता हूँ स्पोर्ट्स के साथ आपकी इजाजत से। जी। ये इंटरनल प्रोसेस ही ना हो, अंदर से आप मुर्दा है, जहर आप चल फिर रहे हैं तो क्या आप कुछ कर लेंगे? ऑब्वियसली नहीं, वो तो आपका रैंडम मूव्स होते हैं ऐसे ही। बिल्कुल। अब जब तक अब इसको हम मुख्तलिफ जावियों से लेकर जाते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कि आप वरी में क्या फील करते हैं, डिप्रेशन में क्या करते हैं, जब आपका तनाव होता है क्या करते हैं, जब आप बर्न आउट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जब आप टोटली बर्न हो जाते हैं। तो साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि आप सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव टॉक करो, पॉजिटिव थॉट करो, फिर जिससे कंपटीशन करना है उसमें अपना रोब और दबदबा भी रखो, उसको फौरी तौर पे मान लो। मसलन मिसाल के तौर पर साइको की ये पोजीशन है कि हमारे एक ओलंपियन एथलीट है और मेरे चचा है अब्दुल मालिक साहब, उनकी उम्र होगी 86-87 साल। वो मुझे एक दिन कहते हैं, वो भी 110 मीटर हर्डल के पाकिस्तान के सेकंड थे और ओलंपिक में भी दौड़ने गए। वो कहते हैं आधी रेस मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर जीत लेता था। मैंने कहा चाचा जी दौड़े बगैर कैसे आधी रेस जीत लेते थे? कहते पुत्र जीत लेता था। मैंने कहा चाचा जी साबित करें, आप दौड़े नहीं है तो आधी रेस जीत ली। कहते हैं मैं जब 8 लोगों ने हमने दौड़ना होता था मजी, कहते मैं देख लेता था कितने मुझसे अच्छे हैं, कितने मुझ जैसे हैं, कितने मुझसे नरम हैं। जो अच्छे होते थे उनके करीब खड़ा होकर ऊंचा सा मैं कहता था, सुने साहब कहता था 7वें हर्डल पे पूछ लो, उसमें 10 हर्डल्स होती हैं, 7वें हर्डल्स में मैं आप सबको पूछ लूंगा। मैं कहा चलते तू सीरियस कहाँ थी और चले, ये नफसियाती तौर पर मैं उन पर प्रेशर डालता था तो वो मुझसे खौफ खाए तो मैं इससे और मैं एंजॉय कर रहा था, मैं ये टैक्टिस इस्तेमाल करता था। सो मैं इस तरह आधी रेस पहले ही उनको ज़हनी तौर पे जीत लेता था। इट्स मैन का जहन का कितना ताल्लुक है इससे, वो टोटल मैटर के पास है। मुझे कहते हैं कि सारा ही जहन खेलता है। अगर आप जहनी तौर पे स्ट्रांग नहीं है तो आपके मसल कुछ वर्क नहीं देने वाले, आपका ब्लड कुछ वर्क नहीं देने वाला। अगर आप जहनी तौर पे मजबूत हैं फिर ही आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। ओके सर, जैसे आपने ये बताया, ये सारा सिनेरियो आपने डिस्कस किया,
तो इसमें आप मुझे ये भी बताइएगा कि जो लोग स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं तो यहाँ पे क्या कोई एक एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है स्पोर्ट्स के अंदर आने के लिए, यानी कि वो लोग जो आना चाहते हैं यहाँ पे फर्दर, तो आप उनके बारे में बताइएगा, क्या हर आम बंदा अप्रोच कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान में कुछ सिनेरियो ऐसा मैं कहता हूँ हार्ड लग के हमारी, तो इसमें एक तो तालीम का दखल इतना बड़ा है कि जितना ना सोचें। लेकिन पहले हम क्या देते, खैर है खेलने वाला बच्चा ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स अब एक मुकम्मल साइंस बन चुकी है, फिजिकल एजुकेशन एक मुकम्मल साइंस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट पर रिसर्च होती है, क्यों? ये हमारी ज़िंदगी के करीब है। आप नमाज देख लें, उसमें भी एक स्पोर्ट्स है, उसमें एक एक्सरसाइज शामिल है। आप रोज़े में देख लें, उसमें एक एक्सरसाइज शामिल है। आप हज करने जाते हैं, उसमें एक्सरसाइज शामिल है। इसको दुनिया ने कुछ ले और अंदाज से लिए है। तो मैं अपना ज़ाती पॉइंट आपके इस चैनल के थ्रू ज़रूर दूंगा। तो मैं कहता हूँ कि हर शख्स, हर बंदा डेली 40 मिनट तक हेल्दी एक्टिविटी करे, जिसमें उसके मसल्स और उसकी हड्डियों का दखल हो, जिसमें उसके दिमाग का दखल हो, जिसमें उसकी जॉइंट का दखल हो। लाइक आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जिम के अंदर जाकर कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये जो सिनेरियो बन चुका है ना कि हीरो बनना है खेल के, मैं इसकी मुखालिफ हूँ। मेरा धड़ा ये नहीं, मेरा धड़ा इस चीज़ के साथ है कि हम अब कौम को, क्योंकि हमारे पास दिन पे दिन ग्राउंड नापैद होते जा रहे हैं, जगह भी कम होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे हमें अब एजुकेट करना है बच्चों को कि तालीम के साथ साथ ये जरूरी है। बल्कि मैं एक फार्मूला पिछले दिनों दे भी चुका हूँ, लेकिन हमारी अभी किसी ने सुनी नहीं शायद, लेकिन शायद कभी रहती दुनिया में आवाज़ आ जाए तो आपके प्लेटफॉर्म से फिर हाथ दोहराऊंगा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि 6वीं से लेकर 8वीं तक पाबंदी हो कि जो बच्चा खेलेगा नहीं उसको तालीमी असरात जारी नहीं की जाए। जो बच्चा अपने एक हदफ रख दिया जाए कि 6वीं क्लास का बंदा इस अप्रोच की एक्सरसाइज करेगा, 7वीं का इसकी, 8वीं का इसका, 40 मिनट का बाकायदा पीरियड हो। जो नाम नाद पीरियड अभी हमारे चल रहे हैं स्कूलों में, वो नाम नाद चल रहे हैं, कागजों में चल रहे हैं, वो कुछ नहीं ना। तो बच्चों से हेल्दी एक्टिविटी कराकर उनके प्रैक्टिकल लेकर उनको नंबर दिए जाए, जिस तरह मैथ के नंबर देते हैं, जिस तरह हम इंग्लिश के नंबर देते हैं। और ये शर्त हो कि जो फिजिकल एजुकेशन का ये वाले टेस्ट पूरे नहीं करेगा, फिटनेस टेस्ट रख लीजिए और वो बाउंड ना करें, इलाके के हवाले से रख लें, पहाड़ी इलाके में और टेस्ट रख लें, मैदानी में और रख लें, जंगल का एरिया और रख लें, खुला एरिया और रख लें, बंद एरिया है जहाँ जुड़े हुए घर है वहाँ और एक्सरसाइज रख लें। 7800 एक्सरसाइज मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो उसके बगैर इतना इसको आम करना चाहिए कि हर पैदा होने वाला बच्चा एक्सरसाइज करना जानता हो। और मैं तो कहता हूँ वो जानता होता है, हम उसको बाउंड करते हैं, हम उसको करने नहीं देते। बिल्कुल। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले रोने और हाथ हिलाने और पाँव हिलाने की हरकत करता है, तो हम उस हरकत को रोक लेते हैं, मफकूद करते हैं, हम अपनी मर्जी डाल देते हैं, कंट्रोल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो कंट्रोल न किया जाए। इसका सेहतमंद माशरा बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर वक्त इनको आबाद रखें ताकि हमारे अस्पताल वीरान हो जाए, ताकि हम खुद, अब हल्का सा पेन होती है सर में तो फौरन 2 गोलियां 4 कैप्सूल ले लो, वो वॉक करें, थोड़ी देर बाद सर का दर्द खत्म हो जाता है। बहुत सीवियर कोई कंडीशन होगी तो नहीं खत्म होगा तो फिर आप डॉक्टर से रुजू कर लें। इस किस्म की बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे मस्कुलर पेन्स होती हैं। आप थोड़ी देर वॉक करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, जिस्म को आगे पीछे मरोड़ा मराड़ा दें, आपका दर्द ठीक हो जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पेन किलर दवाई दे देते हैं, तो हम एडिक्ट होते जा रहे हैं, अद्वियात के एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो हमें इस एडिक्शन से निकलने, हमने इधर जाना है, बिल्कुल अल्टरनेट एडिक्शन की तरफ 100%। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि इस फील्ड से काफ़ी अरसे से वाबस्ते हैं और आप ये कह सकते हैं फैमिली फील्ड है आपकी ये, तो वहाँ पे भी आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होंगी, यहाँ पर भी आपने खुद बहुत सी चीज़ें ऐसे एक्सपीरियंस की होंगी। कुछ ऐसी स्टोरी आप हमें शेयर करना चाहें जिसमें कुछ लोग डिप्रेशन के साथ आए और डिप्रेशन के बैकग्राउंड के साथ, या कुछ लोग कुछ सीवियर कंडीशंस के साथ आए हों और स्पोर्ट्स की वजह से वो इन्होंने अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को रिलीज किया। कई इंसान ऐसे, कई लोग हैं। मैंने खुद जाती तौर पे खुद अपनी कोचिंग में डिप्रेशन में चला गया, खेलने में चला गया, कई दफ़ा मैंने खुद को वापस लाया। वो बात है कि पॉजिटिव टॉक जो है अपने साथ आपने करना होती है, अपने दोस्त के साथ करना होती है। आप कोई ना कोई ऐसा, या अमूमन हम कह देते हैं अपने राजदार से शेयर कर लें, तो मैं इसके भी मुखालिफ, राजदार नहीं, आप इस चीज के इल्म रखने वाले से शेयर कर लें। अब तो स्पोर्ट्स में अमेरिकन ने इस्तेमाल किया कि
तो दुनिया ने उनको कहा कि उनके खिलाड़ी पागल है, इसलिए उन्होंने साइकोलॉजिस्ट साथ रखा। बिल्कुल स्टिग्मेटाइज किया वहाँ पे भी सबसे बिल्कुल सबसे पहले। हाँ। तो इस पे फिर आस्ता आस्ता दुनिया को अवेयरनेस आई, और मैं उस ग्रुप में खड़ा हूँ। मेरी पैदाइश से भी पहले उन्होंने रखा होगा, लेकिन मैं उस ग्रुप में खड़ा हूँ कि कोच जब तक साइकोलॉजी को नहीं समझता उसको कोचिंग के लिए जानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कोच किसको करना है, उसने कोई गाड़ी कोच तो चलानी नहीं। बिल्कुल। उसने एक जीते जागते एक इंसान ने कई इंसानों की जिंदगी को लेकर चलना है, तो जब तक उसके साथ ज़हनी आमांगी नहीं कर पाएगा वो उसको क्या ट्रेनिंग कराएगा, वो उसको कुछ नहीं करा सकता। तो ज़हनी आमांगी के लिए उसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, उससे बातचीत ज़रूरी है, उसके साथ फ्रैंक होना ज़रूरी है, उसके साथ गुस्सा करना ज़रूरी है, उसके साथ प्यार करना ज़रूरी है, उसके साथ इंतहा की सख्ती करना ज़रूरी है। तब जाकर आप उसका दिमाग पढ़ते हो। जब उसका दिमाग पढ़ते हो, क्या ये आसान काम है किसी को दिमाग को पकड़ के आप यहाँ से उठा के यहाँ लें, यहाँ से उठा के यहाँ लें? आसान काम है? ये कोच ले आता है, और वो कोच ले आता है जो साइकोलॉजी पर ग्रिप रखता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये इस डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पाक है। उसके बाद आपका वो कोच है, वो उस्ताद है जो आपको जानता है, जो आपको पहचानता है, जिसको आप पहचानते हैं। वो आपकी हर वर्ड को समझ सकता है। वो आपको देखेगा, बता देगा आज आपने नाश्ता नहीं किया, वो आपको देखेगा, कहेगा क्या हुआ है, आज घर से किसी ने कुछ कहा है। वो टीचर वैसे नहीं कह रहे होते, वो अल्लाह ताला सलाहियत देते हैं, और यही साइको है। मैं तो यही समझता हूँ यही साइकोलॉजी है। अब पता नहीं साइंसी लोग और आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो इसी को साइकोलॉजी कहता हूँ कि आपका दोस्त, आपका घर, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपका भाई, आपका अबू, जिसके सामने आप हो, तो उसको आप रीड कर लें कि ये इस वक्त किस चक्कर में गुजर रहे हैं। तो उसके साथ उसके आप असिस्टेंट बन जाएं, आप उसके हेल्पर बन जाएं, आप उसकी खिदमत गुजार बन जाएं। तो ये आपकी टीचिंग भी है, ये आप उसको साइको में जहाँ चाहे लेके चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो गेम का या स्पोर्ट्स का या किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, किसी भी महारत में कोई भी स्किल्स हैं आपके पास जिसको आप लीड कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला एलिमेंट ये होता है कि आप देखें कि रिलैक्स कितना है, आपकी टीम रिलैक्स कितनी है। मेंटली तौर पे भी आप देखें कितना रिलैक्स है, कोई क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि जब तक माइंड से एक वो चीज़ निकलती नहीं है तब तक आप किसी भी तरह की परफॉर्मेंस अदा नहीं कर सकते उस तरह से। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे इतना कीमती वक्त आपने निकाला हमारे लिए, और हमारी ऑडियंस को, जितने भी लोग देख रहे हैं, इनको इस्तेफादा हासिल करेंगे ये लोग। सर दोबारा से मुझे बता दीजिएगा उन लोगों के लिए, हर आम बंदे के लिए जो स्पोर्ट्स में आना चाह रहे हैं लेकिन उनकी एजुकेशन इससे डिफरेंट है, तो क्या वो स्पोर्ट्स के अंदर आ सकते हैं? आ सकते हैं। स्पोर्ट्स है क्या? स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटी का नाम है, खेल कूद का नाम है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कुछ हम कानून के तहत खेलते हैं, कुछ हम जस्ट फॉर फन खेलते हैं, ये मेले ठेले भी आते हैं। तो देखिए इसमें बड़ा मैंने सादा कुलिया बताया। दुनिया में जो चल रहा है मैं उस पर नहीं बात करूँगा, पाकिस्तान में जो चल रहा है मैं नहीं बात करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा हेल्दी एक्टिविटी करे, और हेल्दी एक्टिविटी उस वक्त होती है जब आप समझते हैं कि आज मेरा होमवर्क मुकम्मल हो गया, अब मेरे पास 1.5 घंटा है, तो आप आधे घंटे के लिए किसी ग्राउंड में चले जाए, आप आधे घंटे के लिए किसी एक कमरे में चले जाए, आप उसमें कोई एक्सरसाइज तरतीब दे लें जिसमें आपके जिस्म के तमाम एज़ा मुहर्रक हो, वर्क करें, आप उन पर वर्क लोड डालें, आपको थोड़ा बहुत पसीना आए, और ताकि आप कुछ खुराक भी ले सकें। और मैं इसके साथ साथ आपकी बार बार स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा जिसकी पाकिस्तान में सख्त जरूरत है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में मैं ये देख सकूँ कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट डे फर्स्ट से स्कूल में स्टार्ट किया जाए। जब बच्चा हमारा नर्सरी प्रेप में जाता है तो सही अंदाज में हमारी उर्दू लैंग्वेज में, हमारी उर्दू ज़बान में हमारे पास कोर्स हो न्यूट्रिशन का और फिजिकल एजुकेशन का। ये 2 कोर्स अगर कुरान पाक, अरबी और हदीस पाक के अलावा अगर कोई इल्म हमारे लिए ज़रूरी है तो मैं समझता हूँ कि न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स का फील्ड है। अगर ये 3 इल्म मिल जाए तो ये 100% इस्लाम का इल्म है। आप अपने जिस्म के बारे में जानते हैं, आप पाकीज़गी के बारे में जानते हैं, आप अपनी रहन सहन के बारे में जानते हैं, आप अपने किस दिन में कौन सा लिबास पहनना है जानते हैं, किस मौसम में कौन सा लिबास पहनना है ये जानते हैं, तो आप इस्लाम के करीब हैं। तो स्पोर्ट्स ये हमें सिखाती है। स्पोर्ट्स हमें कहती है कि आप गर्मियों में ठंडा लिबास पहने, सर्दियों में आप रेशमी लिबास पहने, गर्म लिबास पहने। इसी तरह
न्यूट्रिशन का जब हमें पता ही नहीं, हमारे बच्चे आज बर्गर खा रहे हैं, वो शवारमा शवारमा कुछ कहते हैं, जी पता नहीं कितने दिनों का घी तला हुआ होता है, उसमें वो पराठा से खा रहे होते हैं। आप अगर गौर करें तो ये मैं फास्ट फूड के मुखालिफ नहीं हूँ, ये मतलब अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं किसी के रिस्क के बारे में नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपको पता ही नहीं है, आपको पता ना हो कि फलां बंदा डॉक्टर है कि नहीं, आप उसके पास दवाई लेने जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। तो खुराक आप क्यों खा लेते हैं? आप होटलों पे कम से कम चेक करके खाएंगे आप क्या खा रहे हैं। जितनी सादा गज़ा खाएंगे इतनी स्पोर्ट्स भी बेहतर होगी, आपकी जान भी बेहतर होगी। सादा गज़ा क्या है? दालें, जो हम खाते नहीं, जो आप खाते हैं सादा गज़ा है। फिर आप मीट भी लें, गोश्त लें, आप वाइट गोश्त लें, दूसरा भी लें। और एक और है, पाकिस्तान का रिवाज बन गया, गाय का और बकरे का गोश्त खाते हैं। मैं समझता हूँ कि ऊँट और भैंस का गोश्त खाना चाहिए। मेरी ये राय है कि ऊँट और भैंस का गोश्त ज़्यादा खाया जाए, और गाय से मैं मना नहीं कर रहा, गाय का भी खाया जाए, लेकिन मेरी समझ में गाय के गोश्त की बजाय उसका अगर दूध पिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और गोश्त जो है वो भैंस और ऊँट वगैरह का खाया जाए और दुम्बा वगैरह खाया जाए, जिससे हमें स्मेल आ जाती है। हम वो शौक के तौर पे, ये शलवारी कुछ बने हुए कुछ इलाकों में तो वहाँ दुम्बा थोड़ा बहुत शौकिया खाते हैं, घरों में हम नहीं पका के खाते। तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादा इस न्यूट्रिशन की जरूरत है। और बच्चे को पता हो मैंने दिन में पानी कितना पीना है, और सादा पानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि मैं ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लूँ और ऐसी चीज़ें लूँ, जूसेस लूँ बाजार के। जूस घर में एक सेब डालो, आधा पाव दूध डालो, पाव पानी डालो, तो घर में जूस बन जाता है। वो आप मिल्क शेक बना लें, सादा जूस बना लें, वो अपने हाथों में बना लें, थोड़ा बना लें, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय आप 35 या 40 या 70-80 रुपए का आजकल वो जूस का डब्बा मिलता है, वो लेने की बजाय आप घर में जूस बना के। सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत स्पोर्ट्स से भी ज़्यादा, अगर आप मुझसे पूछेंगे, बाद में लड़ाई नहीं कर देना आप लोगों ने कि स्पोर्ट्स के आप मुखालिफ बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त ये समझता हूँ पाकिस्तान में आज 2021 की बात में कर रहा हूँ, मेरी राय, जाती राय, गलत भी हो सकती है, ये कि स्पोर्ट्स से ज़्यादा अगर हमें को तवज्जो देनी चाहिए वो न्यूट्रिशन पे देनी चाहिए, कि हमारे बच्चों को पता हो कि हमें खाना क्या है। ये हमें नहीं पता, घर में आज की नई माँ को नहीं पता कि मेरे बच्चे को क्या है, और वो फैशन के तौर पे अपना मतलब बच्चे को फीड नहीं कराती, वो फैशन के तौर पे कहती मैं फलां वाला डॉक्टर से लिखवाया ना फलां वाला दूध देती हूँ, वो उसको अपने दूध से ज्यादा बड़ा समझती है। जबकि इस्लाम और साइंस कहती है कि जो बच्चा 2 साल 2.25 साल माँ का दूध पी ले वो 40 साल तक कमजोरी उसके नजदीक नहीं आती। साइंस इसको साबित करती है, मैं अपने पास से नहीं आया। तो हमें ये बहुत फुकदान है, बहुत ज्यादा। और हमारे जितने खिलाड़ी जल्दी रिटायर होते हैं, जल्दी वो उसमें आ जाते हैं, कमजोरी में आ जाते हैं, इंजरीज होती हैं उनको, वो सारा मैं समझता हूँ कि इस खुराक का लैक है। हमारे खिलाड़ी को खुराक का नहीं पता, बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने कब क्या क्या खाना है। बिल्कुल। वो भी दौड़ के आता है, खेल के आता है, तो कहता है देना ठंडा पानी है 2 गिलास। उसने सबसे पहले यक मैं खुद ही करता हूँ, ठंडा पानी फौरन हम पीते थे। तो साइंस और स्पोर्ट्स ये कहती है कि ठंडा पानी आप ना लें, आप सादा नॉर्मल पानी लें। आप दुनिया पर आपको कहेंगे ये कोविड आ गए, दुनिया कह रही है गर्म पानी पीने, तो ये तो असल की तरफ जा रहे हैं, चाहे हम बीमारी के खौफ से जा रहे हैं या असल की तरफ। सो न्यूट्रिशन पे बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं ना, हमारी जो दादी हैं और जो हमारी नानी है, तो वो माशाल्लाह इस एज में भी काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि उनकी जो खुराक है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा चेंज है हम लोगों से। मैं आपसे यहाँ आपने याद कर, मेरी वालदा की उम्र है 87 माशाल्लाह। 3 दिन पहले की बात है, मेरे सामने वो चाय में घी, घर का घी डाल के पी रही थी। मैंने कहा अम्मी काफी हैवी है आपकी, जिनका कुछ नहीं होता, इसी घी से तो मेरी सेहत ठीक होगी, वरना मेरा आसमान ही ठीक रहेगा। वो अब भी चाय मैं घी डाल के पी लेती हूँ। तो आप किसी आम डॉक्टर के सामने बात करूंगा तो वो तो कहेगा ये बड़ा जुल्म कर रहा है, लेकिन उनकी सेहत इस काबिल है, वजन हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ये डॉक्टर की बात ठीक होगी, जो जिसका मैं दफार की नहीं करता, जो काम ही नहीं करता, वो इतना घी इस तरह पिएगा तो मुझे डेफिनेटली जुकाम और कुछ ना कुछ बीमारी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो जितने सेहतमंद लोग हैं वो देसी खुराक से हैं, देसी घी, दूध, लस्सी का इतना कमाल है कि हजरत अली फरमाते हैं कि लस्सी पीने वाले की जिंदगी लंबी हो जाती है।
अब लस्सी से जिंदगी ज्यादा हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जब इसको डिटेल में पढ़ा गया, देखा गया, समझा गया तो कंसेप्ट क्लियर है कि आपकी सेहतमंदाना जिंदगी बढ़ जाती है। सेहतमंदाना जिंदगी, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी उम्र बढ़ रही है, इसका सेहतमंदाना उम्र बढ़ जाना ये कि बीमारी आपके करीब कम आएगी। बिल्कुल आपको लस्सी की वजह से बीमारियां कम लगेंगी। बिल्कुल। तो आज लस्सी का नाम लेकर यार लस्सी पी, कोई फ्रेश जूस बना ले, दुकान का ले लेंगे, लस्सी नहीं पिएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। इन चीज़ों के अवेयरनेस बिल्कुल। सर एट द एंड आप कुछ लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, वो लोग जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं और वो लोग जो इसको एज अ कैरियर चूज करना चाहते हैं उनके बारे में, क्योंकि इस बिल्कुल अवेयरनेस बहुत कम है हमारे मुल्क में, खास करके स्पोर्ट्स के हवाले से एज अ कैरियर। मैं इस बारे में 2000 से तकरीबन स्टार्ट हुआ, आज 2021 है, तो मैंने अपने साथ ऐड किया था। जब मैं स्पोर्ट्स में एज ए कोच आया तो मेल इदारों में गया, तो मेल इदारों में मुझे कोचिंग की इजाज़त नहीं दी गई, कम मिली, लोगों ने तवज्जो कम दी। या फीमेल इदारों को टच किया तो वहाँ के प्रिंसिपल्स और स्पोर्ट्स टीचर्स ने कहा कि ठीक है यू कम और हमारे बच्चों को आप सिखाएं। पहली बात आपको, तो मैं इसमें थोड़ी झिझक फील करता था कि लड़कियों को सिखाना ज़रा मुश्किल होगा, क्या करूँगा, सिखाऊँ ना सिखाऊँ। इस्लामी लिहाज से देखूँ तो लगे कि बहुत बुरा करूँगा, दुनियावी लिहाज से देखूँ तो मेरी नौकरी है, मैंने करना है। मैंने फिर अल्लाह से, आपको कहा बातें करते हैं हर शख्स, बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी अपने अल्लाह से बात की, तो मुझे जो समझ आई, मैं नहीं कहता अल्लाह पाक ने मुझे फरमाया, मुझे जो समझ आई मुझे है कि चलो इसी में काम करते हैं। तो एक काम करते हैं कि कोई स्पोर्ट्स गर्ल्स, कोई स्पोर्ट्स बॉय जो मेरा शागिर्द बन जाएगा,